Welcome everybody to this new lecture of our book Waves, Oscillations and Acoustics, paper number 3rd of your syllabus. And today we will continue our discussion about damped harmonic oscillations. In our previous lecture we were discussing about the differential equation and solution of this differential equation of a damped harmonic oscillator, and we get this type of equation, equation number 9, which shows the general solution of differential equation number 2, as we get in the case of damped harmonic oscillator. And today we will discuss some special cases related to this solution, which is given by equation number 9, which is a general solution of this differential equation, this differential equation number 2, which is the differential equation of a damped harmonic oscillator, which continuously decreases their amplitudes with time. Those oscillations are known as damped harmonic oscillations. ओके, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, ये एक जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन नंबर 2 के, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और आप इसको जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये कुछ कांस्टेंट्स हमने यहाँ यूज किए थे। बी कांस्टेंट है K1/2m, जिसको डैम्पिंग कांस्टेंट भी हम कहते हैं। अल्फा यहाँ एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू B² - ω0² पे डिपेंड करती है। बी की वैल्यू ये है, और इसी को हम लिख सकते हैं K1/4m², बिकॉज B हैज वैल्यू दिस, एंड ω0² हैज वैल्यू K/m, which is the here is K is the restoring force or force constant, stiffness constant. Okay, so this equation represents the general solution of that differential equation, equation number 2. Here is the special case number 1. Let us see once this equation number 9 represents the general solution of damped harmonic oscillator. Okay, this equation. Case number first is about aperiodic और deadbeat motion. हम किसी भी अवमंदित दोलक के दोलनों को डेडबीट या अपरियोडिक, पीरियोडिक यानी आवर्ती और अपरियोडिक यानी अनावर्ती, जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट ना हो, ऐसे दोलनों को, ऐसे मोशन को हम अपरियोडिक यानी अनावर्ती दोलन कहते हैं। तो ये कंडीशन कब अराइज होगी? किसी भी, क्योंकि आपको ये पता है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरह से ऑसिलेशन करता है, कि उस तरह के ऑसिलेशन जिनका आयाम समय के साथ घटता चला जाए, ऐसे दोलनों को हम अवमंदित दोलन कहते हैं। ये जब आयाम समय के साथ घट रहा है, तो इसी में एक स्पेशल केस है ये वाला, अपीरियोडिक और डेडबीट मोशन। तो कब हम जो हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, उसके ऑसिलेशंस को हम अपरियोडिक और डेडबीट कब कहेंगे, इसके बारे में ये केस है। अपरियोडिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, और अपरियोडिक हिंदी में हो गया अनावर्ती। ओके, so let us discuss this case. When B², this quantity, is greater than ω0², then this case is the case of heavy damping. heavy damping यानी जब बहुत ज्यादा अवमंदन हो रहा हो। heavy damping का मतलब है जब वहां बहुत ज्यादा अवमंदन हो रहा है। अवमंदन का मतलब ये है कि जो फोर्सेस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे वर्क कर रहे हैं, जो उसके मोशन को अवमंदित करते हैं, जो उसके दोलनों को अवमंदित करते हैं, उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। तो उसी केस को हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग। यानी हैवी डैम्पिंग का मतलब हो गया अवमंदन, बहुत ज्यादा अवमंदन। इन दिस केस, दिस
square root quantity b square minus omega naught square is real. Why real? Because b square is greater than omega naught square. So why this quantity root b square minus omega naught square, which is this quantity, equals to alpha, is real. Hence, since b square minus omega naught square is positive, equation number 9 shows that the displacement y decreases from its initial value y naught and it tends to 0 when t tended to infinity. ये हम अभी एक ग्राफ के थ्रू भी हम इसको जानेंगे कि यहाँ हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब बी स्क्वायर को आपने कहा ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ी है वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हमेशा रियल रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 9 को अगर हम यहाँ देखें, चूंकि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सारी क्वांटिटीज इसी तरह की रह जाएंगी। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से, इस एक्सपोनेंशियल माइनस वाले फैक्टर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी पीक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, exponentially decrease होगा। Hence equation number shows that displacement y decreases from its initial value y naught, which is the maximum value of displacement, and tends to 0 as time tended to infinity। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे जो डिस्प्लेसमेंट है इस हार्मोनिक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इस कंडीशन में, जब कौन सी कंडीशन हो, अपीरियोडिक मोशन हो, अपीरियोडिक या डेड बीट मोशन हम जिसे कहते हैं, और अपीरियोडिक और डेड बीट मोशन कब होगा? जब बी स्क्वायर की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर से ज्यादा। तब हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से नीचे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा जैसे ही समय आगे की तरफ बढ़ेगा। इन दिस केस नो ऑसिलेशंस अकर, इस केस में कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होता। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये था कि समय के साथ मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कब तक था? जब तक यहाँ डैम्पिंग फोर्स वर्क नहीं कर रहे थे। मान लीजिए एक्चुअल प्रैक्टिस में, चूंकि आपको पता है एयर का फ्रिक्शन है, बहुत सारे और फ्रिक्शंस हैं, एनवायरमेंटल है, वेट है बॉडी का, वो सब के सब प्रैक्टिस में आते हैं। तो फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्चुअल में प्रैक्टिस होता है वो इस तरह से होगा कि समय के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाए। यहाँ देखिए, ये समय है और यहाँ इस एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड है, तो समय के साथ जैसे जैसे समय गुजरेगा तो इस हार्मोनिक, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, देखिए यहाँ इसका एम्पलीट्यूड इतना था, समय गुजरा तो इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया, और समय के बाद इसका एम्पलीट्यूड और कम हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, और 0 होने की वजह से ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है रेस्ट में आ जाएगा, अपनी माध्य स्थिति में आके विराम की अवस्था में आ जाएगा। तो यही कंडीशन एक्चुअल प्रैक्टिस है। आइडियली हम कह सकते हैं कि हाँ, फॉर इनफाइनाइट टाइम के लिए कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन कर सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस और अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं मौजूद। तो इस वजह से लगातार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, समय के साथ घटता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है और अपनी मध्य स्थिति में आकर विराम में आ जाता है। ओके, रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो ये एक सिंपल डैम्पिंग, या आप कहें इसे कि एक सिंपल या आइडियल डैम्पिंग आप इसे कह सकते हैं, आइडियल डैम्पिंग का ये केस है। लेकिन अगर आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर से यहाँ एम्पलीट्यूड है और यहाँ फिर से टाइम है, टाइम t है, तो इस समय अगर केवल इतना आ जाए कि एक ऑसिलेशन भी पूरा ना कर पाए,
ये आइडियली यहाँ जाकर एक ऑसिलेशन पूरा होता है, लेकिन अगर ऑसिलेटर इस कंडीशन में हो कि यहाँ से अपना ऑसिलेशन शुरू करता है और यहीं जाकर रेस्ट में आ जाता है, यानी अपना एक पूरा ऑसिलेशन भी कंडक्ट नहीं कर पाता, तो इस केस को हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग। और ये केस है लाइट डैम्पिंग वाला। लाइट डैम्पिंग तो इस तरह का केस कि जिसमें जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है एक पूरा ऑसिलेशन भी ना कर पाए, यानी ऑसिलेशन अकर्स ही ना हो, तो फिर इस तरह के डैम्पिंग को हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग। और अगर सिंपली किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है, तो उस केस को हम कहते हैं लाइट डैम्पिंग। अभी लाइट डैम्पिंग को हम आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन अभी जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो हैवी डैम्पिंग का केस है। हैवी डैम्पिंग का केस मतलब एक ऑसिलेशन भी ऑसिलेटर पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले वो रेस्ट में आ जाता है। तो ऐसी इस स्थिति को हम बोलते हैं हैवी डैम्पिंग। और इसी केस को हम बोल रहे हैं अपीरियोडिक, या फिर हम इसी को बोल रहे हैं डेड बीट मोशन। डेड बीट मोशन यानी बीट्स जो मैक्सिमा और मिनिमा अकर्स की जो फिनोमिना है वो भी यहाँ डेड हो जाती है, इसलिए इसको डेड बीट कहते हैं, डेड बीट मोशन। ओके, सो in this case no oscillations occur, hence such a motion is called aperiodic or overdamped। aperiodic या फिर हम इसी मोशन को कहते हैं overdamped। जब ऑसिलेशंस ही नहीं होंगे, इतनी ज्यादा डैम्पिंग है, इतना ज्यादा अवमंदन है, जो अवमंदन के बल हैं, जो अवमंदित फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, इतने ज्यादा हावी हैं यहाँ कि वो ऑसिलेशंस होने ही नहीं देते। जैसे ही आप रिलीज करते हैं पार्टिकल को डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस करने के लिए, वो अपना एक पूरा ऑसिलेशंस भी अगर ना कर पाए, तो ऐसे केस को ही हम बोलते हैं हैवी डैम्पिंग। इतने ज्यादा प्रबल है वहां अवमंदित बल कि वो उसको अवमंदित दोलन नहीं करने देते। अवमंदित बलों के कारण वो जो हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अवमंदित दोलक जो हमारा है वो दोलन नहीं कर पाता। तो इस केस को बोलते हैं हम एक भी दोलन ना कर पाए, हैवी डैम्पिंग। अंडर हैवी डैम्पिंग under heavy damping the particle passes its equilibrium position at most one, ज्यादा से ज्यादा एक बार अपनी equilibrium position को पास करता है before returning asymptotically to rest। asymptotically to rest। The decrease of y with time is shown by the curve, this curve A and curve B। Okay, so this the phenomena of over damping or heavy damping is shown by this figure number A। This is the maximum displacement of the particle or the oscillator, and this graph is at the y-axis there is displacement and at the x-axis there is time। At the time goes the displacement of the harmonic oscillator from its mean position, that is the position of rest, is as the time passes the damped harmonic oscillator tends to its mean position। Here displacement decreases, time increases, displacement decreases। Here time is 0, so displacement is y0, the maximum, or you can say it as amplitude। As the time increases, displacement decreases, time increases, displacement decreases, time increases, displacement decreases, time increases, displacement decreases, time increases, and displacement is approximately 0। So asymptotically जब कोई भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह से ऑसिलेशन करे कि वो केवल एक ही बार अपनी माध्य स्थिति को पार कर पाए,
यानी अगर मैं सिंपल पेंडुलम का यहाँ एक एग्जांपल ले लूँ, और सिंपल पेंडुलम इस तरह का केस है कि हमारे पास बॉब रहता है जो एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ, और ये जो है इसकी ये दोनों माध्य, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, उसको दिखा रही हैं दोनों पोजीशंस। ये दोनों पोजीशंस दिखा रहे हैं। तो अगर सिंपल पेंडुलम का भी हम केस लें तो सिंपल पेंडुलम के केस में भी आप ये देखेंगे कि अगर ये जो बॉब है अपनी माध्य स्थिति को, मान लीजिए आप इस पोजीशन ए पर लाकर इस बॉब को रिलीज करते हैं और ये बॉब लेफ्ट साइड पे जाता है, अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता है और फिर वापस अपनी माध्य स्थिति को पार करके रेस्ट में आ जाता है। यानी केवल अधिकतम एक ही बार अपनी माध्य स्थिति को पार कर पाता है, अपनी मीन पोजीशन को एक ही बार पार कर पाता है, एट मोस्ट मैक्सिमम एक ही बार। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी पार ना करे। तो इस केस को हम बोलते हैं ओवर डैम्पिंग या हैवी डैम्पिंग या डेड बीट मोशन, अपीरियोडिक मोशन, कुछ भी आप बोलें। इस कंडीशन में ये जो मोशंस हैं, ये जो ऑसिलेशंस हैं ऑसिलेटर के, इसको हम बोलते हैं डेड बीट मोशन या अपीरियोडिक मोशन, और इस केस को हम बोलते हैं द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग। ओके, this case is represented by this graph A. Now case number 2. Case number 2 is when B square is equals to omega naught square. B square is equals to omega naught square. So why if B square is equals to omega naught square, then this quantity alpha will become 0. Why 0? Because alpha is equals to square root of this quantity B square minus omega naught square, and because B square is equals to omega naught square, that's why alpha has value equals to 0. Alpha has value equals to 0. So if alpha is 0, and we substitute this result into our equation number 9, if we substitute this value into equation number, second term has indeterminate form 0 upon 0. Look at here. This is our equation number 9 and this is the second term of this equation. And look at here. If alpha equals to 0, then e to the power alpha, that means e to the power 0, 1, e to the power 0, 1, 1 minus 1, 0. And look at here, b over alpha, and because alpha is 0, so why this term is of the form of 0 over 0, and this is an indeterminate form. So for the sake of this situation, let us consider that thus equation number 9 does not represent the solution, and that solution is breakdown. अगर ये फॉर्म बनती है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इक्वेशन नंबर 9 एक जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करती डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के. सो लेट अस हाउएवर कंसीडर द केस व्हेन बी स्क्वायर, दैट इज द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, डज नॉट इक्वल टू 0, बट इज this difference square root of b square minus omega naught square does not equal to 0 but equal to h, and which is a very small quantity. That means b square and omega naught square are differ by each other with a very very small quantity, and this small quantity is called as small h. क्योंकि अगर हम आइडियल केस की बारे में बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू हम ये कंसीडर कर लेते हैं तो फिर ये जो फॉर्म बनती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वेशन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में, फिर वो इक्वेशन नंबर 9 जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अल्फा 0 हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट हमने कंसीडर किया हुआ है. तो हमने मान लिया
कि जो रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो अल्फा के इक्वल है उसकी वैल्यू हमने एक छोटी सी क्वांटिटी की, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बहुत एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हमने नाम दिया है एच। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। तो इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, y इक्वल्स टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी सेम e to the power ht, because this time alpha is equals to h, and plus e to the power minus ht over 2 plus b over h e to the power ht minus e to the power minus ht this time, because simply b alpha is equals to h, you can say it as alpha. Okay, so y naught e to the power minus pt same, this term e to the power ht plus e to the power minus ht over 2 gives me cos hyperbolic ht, cos hyperbolic ht, this equation, and plus b by h is same, and this formula is gives me sin hyperbolic ht, sin hyperbolic ht. Okay, expand this formula, y naught e to the power minus pt is same, expand this formula of cos hyperbolic ht, and this formula gives me 1 plus h square t square over hyperbolic 2 this factorial 2 plus h to the power 4 t to the power 4 or factorial 4 and up to the next term is h to the power 6 plus t to the power 6 over hyperbolic 6 this plus b by h, and expand this also sin hyperbolic ht, and the expansion of this term sin hyperbolic ht is ht plus h cube t cube by factorial 3 plus h to the power 5 t to the power 5 over factorial 5 and up to this. Now since h is very small, the terms containing h square is very small. Okay, this term, now since h is very small, the terms containing h square is very small, because if h is small, you can say it here is, अगर मैं कहूं कि h की वैल्यू 0.5 है तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो स्क्वायर करने से किसी भी टर्म की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर आप बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज 0.5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25. 0.5 h has value 0.5 and h square has value 0.25, just half of this. So if we square a smaller quantity, then we can get a smaller result. Okay, so because h is very small, as we considered earlier, this h is very small quantity, then the terms containing h square and higher to h square can be neglected, because h is already very small and the square of h is very small. That's why the terms containing h square, h to the power 4, h cube by h cube can also be neglected. That is, the terms containing h square and higher powers of h can be neglected. So we have y equals to y naught e to the power minus bt same, 1 plus the other terms can be neglected, and here we are left with b over h and only ht. So b over h and ht, h is cancelled with h, so we are left with y is equals to y naught e to the power minus bt 1 plus bt, the bracketed term. So this is equation number 10. Okay, now this equation shows that at time t equal to 0 y equals to y naught, and as t increases y decreases as shown by curve p. this. अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, समय जब t इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हुई, तो y इक्वल्स टू ये भी टर्म 1 हो गया, क्योंकि e टू द पावर 0 मुझे 1 देगा, तो y जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हो जाती है y नोट की, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब है? जब समय t इक्वल्स टू 0. अब समय की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाएंगे, समय का मान बढ़ेगा, तो कॉन्सिक्वेंटली
जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, और ये हमें दिखाया गया है इस ग्राफ बी के द्वारा। ये जब समय 0 है, ये टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है। सो जब समय 0 है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू y0 है, और जैसे ही समय बढ़ता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। यानी अगर हम कर्व ए से इस कर्व की कंपैरिजन करें तो यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पहले से भी जल्दी होती है। यहां देखिए, यहां अप्रोक्सीमेटली 0 होता है डिस्प्लेसमेंट इस समय पर आकर, और यहां 0 हो जाता है केवल इसी समय पर। यानी इस बार के केस में जब ये वैल्यू बी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 बहुत जल्दी होता है, अर्थात समय बढ़ने के साथ जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो बहुत जल्दी से बढ़ता है। डैम्पिंग इफेक्ट बहुत जल्दी से बढ़ता है, और हेंस द मोशन अंडर दीज कंडीशन इज नाइदर ओवर डैम्प्ड और नॉर ऑसिलेटरी। ना ही वो ओवर डैम्प्ड है, ना ही ऑसिलेटरी है, एंड इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। इस केस को हम कहेंगे, केस नंबर 2 को क्रिटिकली डैम्प्ड। तो इस केस में जो हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। In other words, it is a transition between the deadbeat motion and the damped oscillatory motion, which is our case number 3, oscillatory damped harmonic motion. यानी ये बीच वाली स्थिति है। केस नंबर 2 बीच वाली स्थिति है, ना तो ये हैवी डैम्पिंग का केस है, ना ही ये ऑसिलेटरी केस है। ये केस कौन सा है? क्रिटिकली डैम्प्ड हम इसे कह रहे हैं, और क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब ना तो ये पूरी तरह ऑसिलेटरी है और ना ही ये पूरी तरह डैम्प्ड हैवीली डैम्प्ड केस है। एंड ना तो ये डेड बीट मोशन का केस है और ना ही ये पूरी तरह से ऑसिलेटरी केस है। केस नंबर 3 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 3 ये है ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब? व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये वाला केस देखिए, पहला केस हम स्टडी करके आए। पहले केस में हमने स्टडी किया व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। सेकेंड केस, बी स्क्वायर is approximately equals to omega naught square, and the third case is b square is less than omega naught square. तो इस केस में क्या होगा? इस केस को हम कहते हैं लाइट डैम्पिंग का केस है। कौन सा केस है? लाइट डैम्पिंग का केस है। यानी यहाँ जो एम्पलीट्यूड के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ग्रेजुअली वो समय के साथ कम होता चला जाएगा। In this case, b square minus omega naught square, that is this value, is negative because b square is less than omega naught square. That means omega naught square is greater than b square, and negative value is greater than b square. That means this term gives me a negative value, and hence root of b square minus omega naught square is an imaginary quantity. This b square minus omega naught square is I omega dash, and omega dash is this omega naught square minus b square, क्योंकि यहाँ ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर। लुक एट दिस क्वांटिटी इज बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज omega dash this b square, because in this time b square is less than omega naught square, so the quantity comes from this square root is an imaginary quantity which is set to as omega dash, and the real part of this quantity is this omega naught square minus b square, because in this case omega naught square is greater than b square. Okay, and this quantity omega dash is this. Okay, now substituting this into equation number 9, we have I omega dash equals to alpha, because this quantity is equals to alpha. So y is equals to y naught e to the power minus bt. Substitute this value I omega dash equals to alpha, or alpha equals to I omega dash, into equation number 9. This is our equation number 9, which represents the general solution
of the differential equation of a damped harmonic oscillator. So substituting this value, I omega dash equals to alpha is y equals to y naught e to the power minus bt, same, I e to the power I omega dash t in place of alpha, plus e to the power minus I omega dash t over 2 plus b over alpha, because alpha has value I omega dash, so b over I omega dash, e to the power I omega dash t minus e to the power minus I omega dash t, and y naught e to the power minus bt, same, e to the power I omega dash t plus e to the power minus I omega dash t over 2 plus b over omega dash, and this I is written in this form, e to the power I omega dash t minus e to the power minus I omega dash t over 2i, this, and this equation can be written as y equals to y naught e to the power minus bt, same. This is the formula of cos omega dash t plus b by omega dash, and this is the formula of sin omega dash t. Okay, look at the difference between the hyperbolic formula and the simple formula. Simple formula consists I here, and the hyperbolic formula, there is no I here. So this is the difference. This is the mathematical concept. Remember this. Okay, so y is equals to e to the power minus bt, this and this and this and this term written as cos omega dash t plus b by omega dash, same, and this term is written as sin omega dash t, or will be equals to this. This is equation number 11. Okay, let b by omega dash equals to cot phi. Let. Okay, then what is the value of tan phi? Tan phi is obviously the reverse of cot phi. That means if cot phi is equals to b by omega dash, then tan phi will be equals to omega dash over b, reverse of cot phi, and omega dash equals to root omega square minus b square, this term. And what is the value of sin phi? What is the value of sin phi? What is the value of sin phi? Sin phi is omega dash over omega naught, and which is equals to, because omega dash equals to this value, omega naught square minus b square, and omega naught is same. Okay, so we let that cot phi is equals to b over omega dash. Tan phi gives me omega dash over b. This is equals to omega root of omega naught square minus b square over b, and in this case sin phi is equals to omega dash over omega naught, and is equals to root of omega naught square minus b square, which is the value of omega dash, over omega naught. Okay, then from equation number 11, this equation we have y is equals to y naught e to the power minus bt, same, cos omega dash t, same, and b by omega dash we let this quantity as cot phi. Okay, so cot phi, and sin omega dash t is same. Okay, now this, so y is equals to y naught e to the power minus bt is same, cos omega dash t is same, and we can write cot phi this way, cot phi in this way, cos phi over sin phi, this is simply cot phi, and sin omega dash t, same. Okay, and when we take this sin phi out of the bracket, so this term out of the bracket will be y naught e to the power minus bt over sin phi, and sin phi is multiplied by cos omega dash t, so sin phi cos omega dash t plus cos phi, and sin omega dash t is already there. Yes. And y naught omega dash omega naught t and e to the power minus bt. That means y naught and e to the power minus bt is same, and put the value of sin phi here. Put the value of sin phi, and sin phi has value this. Sin phi has value this. Sin phi equals to omega dash over omega naught. So put there. When we put
the value of this sine phi is omega dash over omega naught. So over omega naught is going to the numerator of this term. And this formula, sine A cos B cos A sine B, sine A plus B, sine A plus B. Okay, so cos omega t sine A cos B cos A sine B. So this can be written as sine A plus B. In place of A there is omega dash t, and in place of B there is phi. So this can be written as sine omega dash t plus phi. Okay, and we write this equation, this whole equation in this form: a naught e to the power minus bt sine omega dash t plus phi. This term is same, this term is same, and a naught is this y naught omega naught over omega dash, y naught omega naught over omega dash can be written as a naught. So this equation is become in this form. And also I write this equation in this form: y is equals to a sine omega dash t plus phi. Again, in the place of this quantity a naught e to the power minus bt, I write a, capital A. Okay, where a naught, this replacement a naught is y naught omega naught over omega dash, this y naught omega naught over omega dash, this quantity. In place of this quantity there is a naught. So we are left with e to the power minus bt and sine omega t plus phi, sine omega dash t plus phi. And in place of this function a naught e to the power minus bt, I write capital A, where a is a naught e to the power minus bt. Say this is equation number 12. From equation number 12 we have following conclusion. First, the motion of the particle is oscillatory, because this is the displacement equation of a simple harmonic oscillation, or a particle which perform SHM. In our previous unit we read this type of equation: y is equals to a sine omega dash t, this type of equation. Y is equals to a sine omega t plus phi, and this type of equation represents the displacement equation of a simple harmonic oscillator. And this equation of this type represents an oscillatory motion which repeats itself after a definite time period, which is equals to the time period of the oscillation. So this equation is of this type. Look at this: y is equals to a sine omega t plus phi. This is actually the general solution of the differential equation of a simple harmonic oscillator. And look at this equation: y is equals to a sine omega dash t plus phi. Y is equals to a sine omega t plus phi. This equation and this equation has exactly similar form, because this equation represents the oscillations of a simple harmonic oscillator. This equation is also represent the oscillations of a damped harmonic oscillator, Okay, so equation number 12, we have this equation. From this equation we have following conclusion. The first conclusion is the motion of the particle is oscillatory. This shows by this equation, because this equation has exactly of that form which represents the motion of a simple harmonic oscillator. The displacement y varies as the sine wave curve. Look at this curve. This curve. Although the amplitude, or you can say the displacement, is decreasing with time, but it is not decreasing very soon. It is decreasing gradually with time. Okay, so this equation represents
damped harmonic oscillations, not ideal simple harmonic oscillator, because there is a damping effect in this unit and in these concepts we study these days, because this is the way or path of a simple harmonic oscillator. In this way, a simple harmonic oscillator oscillate with time. Okay, so this equation represents the displacement of a simple harmonic, of a damped harmonic oscillator, which is shown by this figure. Okay, the second conclusion we have here is the amplitude of the SHM. What is the amplitude of the SHM? Because we have here amplitude A, so what is the value of A? A is actually here y naught omega naught over omega dash e to the power minus bt. And what is the value of omega dash? Omega dash is simply omega naught square minus b square. In this case only, not always. Not always. This is the different cases which depends on this combination, whether b square is equals to approximately equals to omega naught square, or b square is greater than omega naught square, or b square is less than omega naught square. Okay, in this case only omega dash has this value, omega naught square minus b square, and e to the power minus bt is same. So the amplitude decrease exponentially because of this e to the power minus bt, exponentially decreasing. If there is plus bt, then exponentially increases, बहुत जल्दी increase हो जाए अगर, उसी को हम कहते हैं exponentially increasing, exponentially decreasing, depending upon the sign of exponential term. If there is positive sign, then we can say it as exponentially increasing. And if there is negative sign, we can say that this quantity is exponentially decreases, बहुत जल्दी decrease अगर हो जाए, exponentially, जैसे ये जो curve है exponentially decreases, the displacement is exponentially decreases. Okay, so the amplitude is equal to this quantity, and this quantity shows me that amplitude decreases exponentially with time. Therefore, motion is called damped oscillatory. Okay, now moving to the third result, as we get from this equation, that is y is equals to a sine omega dash t plus phi, equation number 12. The first result is the motion is oscillatory. Second result is amplitude decreases exponentially, and the third result is here. The third result is about periodic time and the frequency of the damped harmonic oscillator. Okay, and the time period is equals to 2 pi by omega dash, because the frequency of oscillation here is omega dash. And omega dash has value in this case omega naught square minus b square. Okay, and omega naught square has value this k by m, b square has value k1 by 4m square. Okay, so this is the form of time period, the time taking by the damped harmonic oscillator to complete one cycle, that is from here to here, to complete one cycle. If you consider this cycle from here, then this, the time period taking by the damped harmonic oscillator to complete one cycle, the time taking between these 2 points is known as time period. And this time period, the time period of a damped harmonic oscillator, is of this form, where k and k1 are constant, as we initially discussed. And what about the frequency? Frequency of the oscillation is exactly the reciprocal, or you can say at inversely proportional to the time period. So inverse of the time period is inverse of this quantity, 1 over 2 pi and root k over m minus k1 square over 4m square. This is the frequency by which the
simple harmonic oscillator or a damped harmonic oscillator, actually damped harmonic oscillator is oscillating. This is the frequency, this is the required frequency. The frequency of natural undamped oscillation, अगर हम ideal oscillator की बात करें, आइडियल ऑसिलेटर की बात करें तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर यहाँ डैम्पिंग का इफेक्ट ना हो, डैम्पिंग का इफेक्ट ना हो तो यानी K1 टेंड्स टू 0, K1 की वैल्यू क्या होगी? टेंड्स टू 0. Hence this frequency, the natural undamped frequency is omega naught over 2 pi, and 1 over 2 pi, that means this factor, and omega naught has value root K by M. This is the natural frequency of undamped oscillator. You can get this result from this equation also. Why? Because 1 over 2 pi root K over M minus K1 square over 4M square here. Because K1 tending to 0, so this term will tending to 0 or can be neglected. So we are left with only 1 over 2 pi root Km over M. 1 over root pi root 1 over 2 pi root K over M. This, where F is less than F naught. This is the difference. This difference depends on the damping factor K1. इस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है. तो ये जो इक्वेशन थी, यहाँ हमने 3 केस, स्पेशल केस डिस्कस किए. एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में जो जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करते थे. इक्वेशन नंबर 9, ये जो जर्नल सॉल्यूशन था एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन का. यहाँ पहला केस हमने स्टडी किया अपीरियोडिक या डेड बीट मोशन का, जब वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी डैम्पिंग हो. वो यानी हैवी डैम्पिंग का मतलब था कि ऑसिलेटर एक ऑसिलेशन भी पूरा कंप्लीट ना कर पाए. दूसरा केस क्रिटिकल डैम्पिंग का था. क्रिटिकल डैम्पिंग में ये एक ऐसी स्टेज के बारे में यहाँ हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ना तो हैवी डैम्पिंग है, डैम्पिंग ऑसिलेटर का मोशन, और ना ही वो ऑसिलेटरी है, यानी दोनों के बीच की कड़ी हम उसे को कह सकते हैं, जिसको हमने कहा क्रिटिकल डैम्पिंग. और तीसरा केस हम अभी स्टडी करके आए हैं जो ऑसिलेटरी मोशन है, यानी इस केस को हम लाइट डैम्पिंग का केस भी कह सकते हैं. तो मेनली हमने यहाँ 3 केस डिस्कस किए हैं. पहला केस हैवी डैम्पिंग, दूसरा केस क्रिटिकल डैम्पिंग और तीसरा केस लाइट डैम्पिंग. और जो प्रैक्टिस में केस है वो यही है. एक्चुअल जो प्रैक्टिस में केस हम करते हैं वो यही है. आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिस कर लें, आप कैटर्स पेंडुलम का प्रैक्टिस कर दे, कंपाउंड पेंडुलम का, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिकली जो हम परफॉर्म कर पाते हैं वो यही होते हैं, ऑसिलेटरी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन ही होते हैं. और वहाँ लाइट डैम्पिंग ही होती है. सिंपल पेंडुलम की जरा मोशन पे आप कंसंट्रेट करके देखें तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके अपनी रेस्ट की पोजीशन में आता है, एकदम से तो नहीं आता. तो प्रैक्टिकली जितने परफॉर्म हम करते हैं प्रैक्टिकल लैब में या कहीं घर पे, तो वो लाइट डैम्पिंग के ही एग्जांपल्स हैं. हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकली डैम्पिंग एक अरेंजमेंट है जो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया जा सकता. एक अरेंजमेंट है जो किया जा सकता है, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये प्रैक्टिस में केस है. प्रैक्टिस में केवल केस यही रहते हैं लाइट डैम्पिंग वाले. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Thank you.